बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुशामदीद कहेंगे तमाम देखने वालों को। नाज़रीन, बिजली घरों से जो महंगे मुआहदे किए गए, अवाम समेत सनतकार भी, इनके लिए भी ये सारे मुआहदे इस वक्त वाले जान बन चुके हैं। सारा जोर जो है वो दरामदी कोयले के प्लांट्स की तब्दीली के ऊपर है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मुल्क के अंदर जो महंगी बिजली दी जा रही है उसकी वाहिद वजह यही प्लांट है, या फिर इसके चक्कर में 40 बड़े खानदानों को बचाने की कोशिश की जा रही है? बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू आज IPPs के बिजली की तकसीम कर कंपनियों के हवाले से हम आज के इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। मगर इसके साथ साथ मियां नवाज शरीफ साहब की जो जीत है, उस जीत के अंदर धांधली की जो वारदात है हर गुजरते दिन के साथ मजीद जोर पकड़ती चली जा रही है। 3 मरतबा एक शख्स वजीर आजम रहे, फिर इस बात का भी दावा हो कि सड़कों का जाल बिछा दिया, फिर इस बात का भी दावा हो कि पूरे मुल्क को अंधेरों से निकाल दिया। उसके बावजूद धांधली ज़दा जीत पर इस कदर इत्मीनान क्यों है? इसके ऊपर भी बात करेंगे और कुछ बरसात की भी बात होगी कि बरसात ने सब कुछ बहा दिया। खैबर पख्तूनख्वा हो या फिर पंजाब हो, एक दूसरे के ऊपर सारा जोर सियासी वार करने वालों ने लगा दिया, मगर इंतजामी मामलात के अंदर दोनों हुकूमतें फेल होती हुई नजर आई। और आज के इस प्रोग्राम मुकाबिल में हमारा साथ देने के लिए साबिक विफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी साहब भी मौजूद होंगे। सर, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। आमिर साहब, इस डिबेट की तरफ बढ़ने से पहले एक बड़ा अहम सवाल आपसे कि इस्माइल हानिया की शहादत होती है, हमास के सियासी विंग के सरबरा को शहीद कर दिया जाता है। पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो एक तसलसल के साथ जो चीज़ें सामने आ रही हैं, नक्शा बदल गया है, कैनवस के रंग तब्दील हो गए हैं, मगर पाकिस्तान की पोजीशन हमें कुछ वाज़ेह नहीं होती हुई नज़र आ रही है। जी, इस वक्त जो खित्ते की सूरत हाल है और जो दुनिया की सूरत हाल है वो बड़ी ख़तरनाक है। इस मौके पे हमें बहुत ज़्यादा कौमी यकजहती चाहिए, इस्तेहकाम चाहिए, ताकि हम इन चैलेंजेस का मुकाबला कर सकें, अपने आप को तैयार कर सकें कि ये अगर जंग हमारे घर में आ चुकी है और मज़ीद आएगी तो हम क्या करेंगे। ये यूक्रेन का मसला अब काफ़ी सालों से चल रहा है और हमेशा ख़तरा रहता है कि वो भी बढ़ जाए। मिडल ईस्ट में आज जो ये क़यामत आ चुकी है कि इस्माइल हानिया साहब को की शहादत जिस तरीके से हुई, तेहरान में उनके घर में उनको जो है शहीद किया गया, और साथ में हिजबुल्लाह के जो एक बड़े प्रोमिनेंट लीडर हैं उनको बैरूत में मारा गया। इससे एक क्राइसिस जो है मिडिल ईस्ट का, मशरिक़ वस्ता का, वो बड़ा गहरा हो गया है। अब उसके फैलने के चांसेस हो गए हैं। पहले ये बातचीत हो रही थी, पूरा फोकस इस बात पे था कि गाज़ा का मसला हल हो, किसी तरीके से प्रेशर डाला जाए कि ये ख़त्म हो, ये जंग जो जुल्म बर्बरियत वहाँ जारी है। अब उसके चांसेस जो हैं इस वाक़या के बाद महदूद हो गए हैं, बहुत कम रह गए हैं, और पूरी दुनिया इस वक्त डरी हुई है कि ये मिडल ईस्ट के अंदर ये जंग बढ़ ना जाए। आप देखें ना, लेबनान के अंदर भी जब ये शामिल हो गया, ईरान भी शामिल हो गया, तो ये अब इसराइल और फ़लस्तीन का मसला नहीं रहा, ये पूरे खित्ते का मसला हो गया है। और ये रियाद, कतर, UAE, वाशिंगटन, लंदन, हर जगह पूरी दुनिया में इस वक्त ये डर पड़ा हुआ है कि खुदा न खास्ता ये जंग बढ़ गई तो ये खित्ते की जंग से ये एक खुदा न खास्ता तीसरी बड़ी जंग जो है ना, ग्रेट वॉर ना बन जाए। हम डायरेक्टली धाने पे मशरिक़ वस्ता के बैठे हुए हैं, हम एक मुसलमान मुल्क हैं और न्यूक्लियर कहने को मुल्क है, इसलिए हम इसके असरात से बच नहीं सकते। अब मगर यहाँ पे कोई के यहाँ की जो लीडरशिप है, नज़र नहीं आ रहा कि उनको एहसास है कि ये यहाँ खित्ते में या मिडल ईस्ट में क्या हो रहा है। यहाँ वो संजीदगी नहीं नज़र आ रही, उसके लिए कोई तैयारी नज़र नहीं आ रही, बल्कि उल्टा एक तकलीफ से मैं कह रहा हूँ कि एक सर्कस से चल रही है। मेरे ख्याल में आमिर साहब, ये जो गुफ्तगू हमारी चल रही है इसमें दुरानी साहब को भी शामिल करते हैं। बहुत शुक्रिया दुरानी साहब, थैंक सो मच आपके वक्त के लिए। आमिर साहब, जितनी आपने खौफनाक किस्म की सर्कस और तस्वीरें पाकिस्तान के हवाले से पेश की हैं, उसके ऊपर तो समझ नहीं आ रहा कि हमने रिजॉल्व किस तरह से करना है। दुरानी साहब को मैं ज़रा मजाक कह देता हूँ कि ही इज़ अ बिग पिक्चर मैन, कि ये बड़े कैनवस पे चीज़ों को देखते हैं, और ज़रूरी है कि हम अंदरूनी मामलात को जो दुनिया में हो रहा है उसकी रोशनी में देखा जाए। सर, ये जो मैंने टेल ऑफ टू सिटीज़ जो एक किताब चार्ल्स डिकन्स साहब की थी, ये टेल ऑफ टू सिचुएशंस, दो हकीकतों की जो दास्तान मैंने अभी बयान की है, क्या कहेंगे इस पर सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिर साहब, एक तो ये जो इस्माइल हानिया साहब की शहादत का जो वाक़या हुआ, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, और मेरा ख्याल है कि ये पूरी मुस्लिम वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा ही दुख वाला वाक़या है। लेकिन आपने जिस तरफ इशारा किया वो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि अब तो
रीजनल जो थर्ड वर्ल्ड वॉर है वो हमारे दरवाजे पे पहुंच चुकी हुई है। इस वक्त तो पूरा मिडिल ईस्ट जो है वहाँ से लेके यूक्रेन तक में जो हालात हैं उसमें सारी हीट जो है इस वक्त वो इर्द गिर्द मुस्लिम वर्ल्ड के ही जनरेट हो रही है। और आज वो सारे चैलेंजेस जो हैं वो हमारे दरवाजे तक आए हुए, हत्ता कि वो अनरेस्ट जो है वो हमारे अपने बलोचिस्तान के सूबे तक और KPK तक जो है उसकी हीट हमें महसूस हो रही है। तो इसलिए जिस तरफ आपने इशारा फरमाया, अब ये तो सारी सूरत हाल इस चीज़ को डिमांड करती थी कि इस वक्त पूरी कौम मुत्तहिद होकर आगे बढ़ने के रास्ते ढूंढती। लेकिन ये तो ऐसे लगता है कि हुकूमत तो गुल्ली डंडा खेलने के मूड में है। ये तो इस वक्त जो है वो पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं और ये तो इस वक्त एक दूसरे को नीचा दिखाने और अदालतों से लड़ने और मुल्क के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स को बढ़ाने और मुल्क की इदारों को बाहमी टकराने के चक्कर में इन्होंने पूरे मुल्क को जो है वो किया हुआ है। और दूसरी तरफ अवाम का ये हाल है कि वो एक तरफ पानी में डूबे पड़े हैं, दूसरी तरफ बिजली के बिलों में डूबे पड़े हैं, और तीसरी तरफ गुर्बत में डूबे पड़े हैं, और चौथी तरफ महंगाई में डूबे पड़े हैं। और ये जो है ये बांसुरी बजा रहे हैं सुख की। ये आपकी इस बात से याद आया कि इस वक्त स्पाई गेम्स जो है ना वो ख़त्म नहीं होती कि इस वक्त महंगाई का मसला, बिजली का मसला, बड़े मसाइल हैं। मगर रोज़ जो है ना, मैं तो समझता हूँ तवज्जो हटाने के लिए रोज़ एक शोशा छेड़ दिया जाता है, माजी की किताबों में से एक चैप्टर कर दिया जाए। आपने वो नुक्ता छेड़ दिया जो कि मैं आते हुए जिस पे मैं जहन को यही बयानात सुन के मेरे जहन में एक फिल्म चल रही थी कि पिछले जब से पाकिस्तान का क़याम हुआ है, पाकिस्तान के सियासतदानों ने पाकिस्तान की अफवाज की क़यादत को हमेशा अपना शरीके जुर्म बनाया है। ये मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ। आप पीपल्स पार्टी के दौर से शुरू हो जाएं, आप याहिया खान के दौर में चले जाएं। याहिया खान के साथ कौन हैंड इन ग्लव था? भुट्टो साहब बिल्कुल साथ थे। उसके बाद जब ज़ियाउल हक साहब आए तो कौन हैंड इन ग्लव था? मियाँ साहब थे कि नहीं थे? उसके आगे भी चले जाएं, मैं मुशर्रफ साहब के दौर तक भी आ जाऊंगा। तो इस तरह से अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान के स्पेशली 72 के बाद इन दोनों ख़ानदानों ने हमेशा फ़ौज की लीडरशिप को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया है, उन्हें इन्वॉल्व किया है और उसके नतीजे में सियासी रुतबा भी हासिल किया और फिर उनको डीफेम भी किया है। जब वो चले जाते हैं फिर कहते हैं जी वो जमहूरियत के दुश्मन थे, जब वो बैठे होते हैं तो वो कहते हैं जी एक पेज पे हैं। अब आज के दौर में जो सबसे बड़ी मुश्किल बनी हुई है इन माजी के सियासतदानों के लिए कि शायद आज ये इस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप को अपने साथ पार्टी बनाने में फेल हो रहे हैं, आज ये अवाम को डराने में फेल खबर दे रहे हैं आप। हाँ। वो ये जो उनकी तरफ से बयानात आ रहे हैं कि अक्टूबर में ख्वाजा आसिफ साहब जो ये इस तरह के तशवीश का इजहार कर रहे हैं, ये आप एक नई उसको तशरीह दे रहे हैं? जी, मैं बड़ा सोच समझ के दे रहा हूं कि देखें इस वक्त माजी के अंदर इन्होंने अख्तियार के इस्तेमाल के ज़रिए, माल के इस्तेमाल के ज़रिए, मफादात के इस्तेमाल के ज़रिए, तमाम चीज़ों के ज़रिए माजी की क़यादतों को अपने साथ पार्टनर बना के उनके बिज़नेसों में हिस्सेदार बन के उनको मुल्क के मुकाबले में अपने ज़ाती मफादात के लिए हमेशा इस्तेमाल किया। आज की डेट के ऊपर क्या सानिया हो गया है कि 8 फरवरी को ये कौम के ये दुनिया के सामने आ गया है कि अब ये कौम इलेक्टेबल्स और पुलिस और इसके जबर के सामने झुकने से इनकार कर रही है। वो वक्त गुजर गया। आज ये कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क के इदारों को किसी तरीके से लड़ा दिया जाए अवाम के साथ, फौज को और अवाम को बाहमी तौर पे एक दूसरे के सामने टकराव पे ले आया जाए। उसमें मैं समझता हूँ कि पीटीआई की लीडरशिप जो है वो पीछे हट के अच्छे बयानात दे के अगर एक सियासी माहौल में से अफवाज को निकालने की कोशिश कर रही है तो ये उनकी एक पॉजिटिव इंटरवेंशन है। इसके बाद अब ये चाहते हैं कि अदलिया और अवाम और फौज इनको आपस में टकरा दिया जाए। और ख्वाजा आसिफ साहब का वो बयान भी आप जरूर चलाया करें कि इन्होंने कहा था कि मैं कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन देख रहा हूं, जिसका मतलब ये था कि ये कह रहे थे कि मैं मुल्क में मार्शल लॉ देख रहा हूं। ख्वाजा साहब, मार्शल लॉ नहीं लगेगा।
खालिद साहब को जब सूट करता है तो वो फौज के खिलाफ जो है धुआंधार जो है ना बयान भी दाग देते हैं। उन जैसे असेंबली फ्लोर पे जो बयान दिए वो नहीं है। जब दिल करता है तो रातों रात वो डेमोक्रेट बन जाते हैं। हाँ। और मैं ये इन्हें पैगाम देना चाहता हूं कि अब इस मुल्क में मार्शल लॉ भी नहीं लगेगा, इस मुल्क में अवाम और अफवाज के दरमियान टकराव भी नहीं होगा, क्योंकि हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। इस वक्त मुल्क ये डिमांड कर रहा है कि पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की अदालतें ये एक लाइन में खड़े होकर मुल्क के मफाद के लिए इकट्ठा चलें, और वो लोग जो हमेशा अवाम के मैंडेट को चुरा के अपने लिए जाती मफादात हासिल किया करते थे उनको कॉर्नर किया जाए। अब इन्हें चोर नहीं मिलेंगे, ना इमरान उस तरफ आएगा, ना कोई डील होगी, ना कोई अंडरहैंड डील होगी और ना कोई मफाद की डील होगी, बल्कि अब इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है। मैं आपके ये मुस्बत सोच को सराहना चाहता हूँ। मैं क्या करें, मनफी बातें ना करें कि मैंने जिस तरह भी चैलेंजेस इंटरनेशनल खित्ते के अंदर, मुल्क के अंदर जो हैं, वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब वफाकी हुकूमत नज़र नहीं आ रही। वो मैंने जो सर्कस का मंजर पेश किया शुरू में, मैं एक भूल गया। छोटी छोटी खबरें होती हैं मगर उससे पता चलता है कि इनकी संजीदगी का, इनकी अकल का। फॉर एग्जाम्पल ये वज़ीर आज़म साहब का आज बयान छपा हुआ है कि पाकिस्तान को तरक्की पसंद छोटा चीन बनाना चाहते हैं। ये चाइनीज़ डेलीगेशन आया हुआ था, उसमें कहा छोटा चीन मैं बनाना चाहता हूँ। और वो जिस तरह शहबाज स्पीड करके ये IPP के सारे प्लांट लगाए हुए थे, अब ये हमारे गले पड़े हुए हैं कि जी साहिवाल का इतना लगा दिया, यूं क्विकली लगा दिया। अब वो कोयले के सबसे महंगे प्लांट दरामदी कोयले के ऊपर और इनके प्लांटों की वजह से हुआ हुआ है। अब ये जो छोटा चीन बनाना चाहते हैं, पता नहीं इनकी तारीख से वाकफियत की कमी है शायद, कि छोटा चीन, ये ताइवान फॉर एग्जाम्पल जो है वो काफ़ी अर्सा 25 साल तक उसको ही चीन कहा जाता था। वो जो छोटा चीन है वो दुनिया की गालबन 25वें नंबर की इकोनॉमी है। उनकी 35,000 का पर कैपिटा है, $35,000, हमारा 1500 के करीब है। सो वो आप छोटा चीन बनने के लिए वो 80% दुनिया के सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं ताइवान, इतना छोटा सा मुल्क है। तो ये बयानबाजी, और फिर खुद ही मैं पढ़ रहा था लिख रहे हैं कि मेरी बात पर वो चीनी मुस्कुराए कि जनाब ये, अब वो मुस्कुराए ना तो क्या करें, वहाँ पे भाई कम्युनिस्ट चाइना है, उनका निज़ाम मईशत जो है वो कम्युनिज्म पे है। ये हमारे यहाँ जो जैसी कैसी भी लूली लंगड़ी है, एक जमहूरियत है, निज़ाम डिफरेंट है। सो हमें आपने चीन जो उनकी अथॉरिटेरियन टैक्टिक्स हैं वो तो सारे यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं, पर जो उनकी तरक्की है या उनकी जो बाकी डेवलपमेंट है वो मॉडल वो नहीं अपनाए जा रहे हैं। अब्दुर्राहीम साहब क्या कहेंगे? करप्शन की अकाउंटेबिलिटी के लिए वो तो एक बुलेट रखते हैं, उसका खर्चा भी उसी के खानदान से लेते हैं जिसको लगती है जाके। हम क्या करते हैं? और इसमें आमिर साहब एक बात मैं बता दूं आज कि जनाब, आज जो बिजली चोर हैं ये वही लोग हैं जिन्होंने इलेक्शन चुराया हुआ है। ये बिजली चोर, क्या जुमला कहा है आपने? ये बिजली चोर ही इलेक्शन चोर है। आप 70% बिजली के पावर प्लांट्स जो हैं वो इन दोनों मरूसी आमरीत के मेहरबान खानदानों के हैं, और अगर इनके खिलाफ जो अब तहरीक चल रही है, मैं सिर्फ उसको सियासी तहरीक नहीं समझ रहा, और उस तहरीक के नतीजे में कुछ हो या ना हो, मैं ये समझता हूं कि अगर आपने बिजली चोरों को पकड़ना है तो उसके लिए आपको इलेक्शन चोरों को बेनकाब करना पड़ेगा। जिस दिन इलेक्शन चोर उल्टे लटक जाएंगे उस दिन बिजली जो बनाने वाले हैं और बिजली को आवाम को महंगा बेचने वाले जो एक्सप्लॉइटर्स हैं वो खुद ब खुद जो है वो अपनी लिमिट में आ जाएंगे, और बाकी इसके अंदर जो डिस्टॉर्शंस हुई हैं वो तो आप बड़ी दफ़ा बता चुके हैं पूरी। नहीं, वो मजीद इसीलिए जो आपने कहा है ना कि ये बिजली चोर जो है वो हुकूमतों में से ही है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि ऑडिट नहीं होने देना। भाई ठीक है, आप उनसे बातचीत ना करें, ऑडिट और छानबीन, फॉरेंसिक और हीट ऑडिट क्यों नहीं होने देते? वो एक दिन में टेबल पे आएंगे, उनसे कोई करने की जरूरत नहीं है। और वो जो बार बार आ रहा है गवर्नमेंट का, जी नहीं उनके वायदे हुए हुए, वो हमें जी वो नहीं कर सकता, वो सॉवरेन गारंटियां हैं रोज रहा है। और भाई ऑडिट कराओ, वो जो गौर एजाज साहब फरमा रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि जनाब ऑडिट करवाएं, आप ऑडिट नहीं होने देते। और जमात इस्लामी मैं समझता हूँ
कि वो बड़ी ही नज़रियाती पार्टी है। उन्होंने नईमुर रहमान साहब, क्योंकि एक नौजवान की आदत भी आ गई है, उन्होंने अवाम की नब्ज़ पकड़ ली है। इस वक्त कोई पार्टी किसी को एहसास नहीं हो रहा। अब MQM भी हल्का हल्का शामिल आज होती है, बाहर निकल जाती है। उनका जमात इस्लामी जो इस वक्त बैठी हुई है, इसको हल्का, मैं समझता हूँ जमात साहब आप तो बहुत बेहतर समझते हैं, जमात इस्लामी को नहीं लेना चाहिए। मुश्किलात की जा रही है। मैं देख रहा था वो कल बारिश कल रात से हुई, वहाँ पानी खड़ा हो गया लियाकत बाग में, वो सारी रात बारिश में भी बैठे रहे। वो एक बल्कि वहाँ पे मज़गा खींची चुई नहीं उनके, वो कहते हैं हम सोते हैं रात को हमारे फ़ोन चोरी करके ले जाते हैं। मगर ये जो नईमुर रहमान साहब ने जो आज की मैं तकरीर सुन रहा था, उन्होंने जो एक नया वो किया है कि जनाब हम जो है उन्होंने अशराफिया के ऊपर कि जी ये 1300 सीसी गाड़ियों के अंदर ये अपने खर्चे क्यों नहीं कर सकते, 1300 सीसी गाड़ियों पे क्यों नहीं बैठते। तो मुझे तो दरानी साहब वो जुनेजा साहब ने ये आवाज़ लगाई थी और उसके बाद उनका धड़न तख्ता हो गया था। मगर ये कोई शुक्र है कोई बात तो कर रहा है। देखें क्या कहेंगे आमिर साहब, फोरेंसिक ऑडिट की आपने बात की। फोरेंसिक ऑडिट के अगर आप तफसीलात में जाएं तो अगर एक दफ़ा ये अमल शुरू हो जाता है तो इनकी चोरी बेनकाब ही नहीं होगी, ये बेलिबास हो जाएंगे वो लोग जो ये चोरियां कर रहे हैं। और वो चोरियां करने का तमाम माजी का रिकॉर्ड और डे 1 से जो इन्होंने डिस्टॉर्शंस की हुई हैं इस सारे प्रोसेस के अंदर, वो सारी की सारी कौम के सामने आ जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि ये कराएगा कौन? ये लोग करवाएंगे जो खुद वो अतार के लौंडे हैं जिन्होंने इस मुल्क को बीमारी दी है सारी। ये तो नहीं करा सकते। इनसे तो मांगना भी शायद कोई हर्ज नहीं है मांगने में, लेकिन दबाव का मैं समझता हूं कि ये वो मौका है जिसके अंदर मुल्क के तमाम इदारों को इकट्ठा होकर, और मैं अच्छा समझता हूं कि जो प्रीवियस हमारे जो दोस्त हैं वो निकले हैं इस मामले में, लेकिन इसको वो अपने उसके लिए इस्तेमाल ना करें, अपने छोटे मोटे मफादात के लिए कि चलो जी टेक्सटाइल के लिए कुछ मिल जाए या किसी और के, मतलब ये है कि चंद इंडस्ट्रीज के लिए फेवर मिल जाए। अभी तो जो आज उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके अंदर उन्होंने कहा जी सिर्फ इंडस्ट्री के लिए नहीं चाहिए, अब हमें अवाम के लिए भी चाहिए। और बाकी उन पे एहसान नहीं है। ये जो सब्सिडी वो कह रहे हैं इसकी असल कीमत पे हमें दें। कि हमें असल कीमत पे मिले तो हमें सब्सिडी क्यों चाहिए, एहसान क्यों कर रहे हैं हमारे पे। चोरों को कहें कि चलाओ सारे पावर प्लांट। मुझे ये बात आपकी लड़ गई है कि ये जो है ये होने नहीं देंगे, क्योंकि अगर ये कच्चा चट्टा खुल जाता है तो उसके अंदर जो चीज़ें निकलेंगी, जिस तरीके से ये एग्रीमेंट दिए गए और कौन कौन इसके अंदर पार्टियां शामिल हैं, तो वो एक बड़ा होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।